हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने भ्रूणपोष के बारे में पढ़ा। दोहरा निषेचन के बाद जो भ्रूणपोष की संरचना थी, निर्माण होता है और उसके प्रकार, ये अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा परागण। जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। परागण का मतलब क्या होता है? परागण का मतलब होता है कि पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जाकर बैठना, वर्तिकाग्र के संपर्क में आना, इसको अपन कहते हैं परागण। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र के संपर्क में आना परागण कहलाता है। ठीक है। पराग कोश से निकलकर पराग कण जब बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो वर्तिकाग्र पर आकर बैठते हैं, गिरते हैं, तब उसको अपन कहते हैं परागण। अब परागण में एक्चुअली परागण की आवश्यकता होती क्यों है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है? देखिए, इसका मेन कारण है कि जो पराग कण होता है, जो नर युग्मक है, वो अचल होता है, मूव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। और इसी तरह से जो मादा युग्मक होता है वो भी अचल होता है। तो दोनों के अचल होने के कारण इस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और यह सामान्यतः बाहरी कारकों के द्वारा ही होता है। ठीक है। कुछ अगर केसेस अपन छोड़ दें तो इसमें बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है। तो परागण की आवश्यकता होती क्यों है, तो मैं यहां लिख देता हूं। परागण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि परागण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि नर एवं मादा युग्मक अचल होते हैं। ठीक है। इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि ये दोनों युग्मक जो होते हैं, चाहे नर चाहे मादा, ये अचल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, इसीलिए परागण की आवश्यकता होती है। अब देखिए, परागण मुख्यतः होता है निम्न प्रकार का। मैं पहले एक इसकी आउटलाइन दे रहा हूं, एक फ्लोचार्ट के रूप में बता रहा हूं, उसके बाद फिर अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो परागण को अपन कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है स्वपरागण। स्वपरागण मतलब इसको अपन कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसी का एक और नाम है ऑटोगैमी। ये ऑटोगैमी शब्द भी आपको ध्यान रखना है कि ये स्वपरागण के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा आता है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण के लिए अपन जो टर्म यूज करते हैं ये है जीटोनोगैमी। और तीसरा आता है पर
जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसी के लिए एक और टर्म अपन यूज करते हैं, एलोगेमी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ शब्द जीनोगेमी। ये जीनोगेमी पे क्वेश्चन आ चुका है, मतलब जीनोगेमी नाम से पूछा जा चुका है। तो परागण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। अब देखिए मैं यहां पे आपको कुछ डेफिनेशंस बता रहा हूं, या एक काम करते हैं अलग अलग करके अपन पढ़ते हैं। चलिए पहला मैं स्टार्ट करता हूं, स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है, जैसे ये एक पुष्प है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पुष्प है, इससे लगा हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल के इसमें ये जो पराग कोश है, जैसे ये मान लीजिए पराग कोश है, ये पराग कोश है, और यहां पे बीच में वर्तिकाग्र वाला भाग है और नीचे अंडाशय है, ठीक है, मान लेते हैं ये कि ऐसा डायग्राम हम यहां पे देख रहे हैं। अब अगर जो पराग कण है, पराग कण यदि यहां से निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं, तब उसे अपन स्वपरागण कहेंगे, मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक तना है और ये तने में एक पुष्प अपन ने लिया, ये अपन ने दूसरा पुष्प लिया, यहीं पे दूसरा पुष्प ये लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर पराग कण इसी पुष्प के पराग कण निकलकर इसी के वर्तिकाग्र के संपर्क में आएंगे, तब उसे अपन कहेंगे स्वपरागण। अगर यहां से पराग कण निकलकर इसके पुष्प में आएंगे, ये वाले पुष्प में आएंगे, तो अपन उसको कहेंगे सजात पुष्पी परागण। अगर एक ही पुष्प है, वहीं से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं, स्वपरागण। अगर पादप एक ही है पर किसी और उस पादप के किसी और पुष्प से परागकण निकलकर किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर बैठ रहे हैं, पर सेम पादप है, तब उसे अपन कहते हैं सजात पुष्पी परागण। और अगर पादप भी चेंज हो जाए, अगर प्लांट बदल जाए, यानी एक पादप के परागकण निकलकर वहां से दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ रहे हैं, तब उस कंडीशन में अपन कहेंगे उसको परपरागण। फर्क समझ में आया आपको? सेम प्लांट होगा, सेम प्लांट है पर अलग अलग फ्लावर हैं, तो स्वजात पुष्पी। अगर सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है, तो स्वपरागण। अगर डिफरेंट प्लांट है, अलग अलग पादप है, और वहां से एक से परागकण निकलकर दूसरे के वर्तिकाग्र पर बैठ रहे हैं, तो फिर परपरागण। तो स्वपरागण की पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहां पे। जब परागकण किसी एक पुष्प के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मैंने कुछ और लिख दी थी, यहाँ आप इसको ठीक कर लीजिए, वर्तिकाग्र है ये, ठीक है। जब परागकण किसी एक पुष्प के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। अब देखिए स्वपरागण होने के लिए कुछ समझ लीजिए कि कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं। अगर ये परिस्थितियां पादप में हैं तो स्वपरागण होने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं।
और नहीं तो फिर उसमें कोई दूसरे प्रकार का परागण होगा। तो इसमें जो कंडीशंस हैं कि किस अवस्था में, किस स्थिति में स्वयं परागण होगा, पहला है कि पुष्प जो होगा वो द्विलिंगी होना चाहिए। अगर पुष्प द्विलिंगी होगा तो सब ठीक है, पर अगर एक लिंगी हुआ तो एक लिंगी में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही पुष्प में, एक ही फ्लावर में होने चाहिए। पहली स्थिति ये आ गई। दूसरी अवस्था है कि जो नर युग्मक है, मतलब परागकोश है जहां से नर युग्मक बन रहा है, और ऐसी मादा युग्मक के लिए, मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर, ये दोनों एक ही समय पे परिपक्व होने चाहिए। अगर एक समय पर परिपक्व होंगे तो वहां से परागकण निकलकर इसके वर्तिकाग्र पर जाए। पर अगर एक अलग अलग टाइम पे परिपक्व हो रहा है, मान लीजिए एक पहले परिपक्व हो गया, एक बाद में हो गया, तो पहले वाला तो परागकण छोड़ देगा, ठीक है, पर वो वर्तिकाग्र पर आके बैठेगा तो भी वहां पे आगे की प्रोसेस नहीं होगी। तो इसके लिए एक आवश्यक जरूरी जो बात है ये कि पुंकेसर एवं स्त्री केसर एक समय पर परिपक्व होने चाहिए। एक ही समय पर यह परिपक्व होने चाहिए और इसको अपन कहते हैं समकालिता। समकालिता मतलब एक ही बराबर एक समय पर ये परिपक्व होंगे। तीसरी अवस्था है इसमें, तीसरी कंडीशन है, देखिए पुष्प एक एक होता है उन्मिल्य पुष्प, एक होता है अनुन्मिल्य पुष्प। जो पुष्प खुलते हैं, खुलते हैं उनको अपन कहते हैं उन्मिल्य पुष्प, और जो पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, कभी नहीं खुलते, उनको अपन कहते हैं अनुन्मिल्य पुष्प। तो स्वपरागण के लिए जो पुष्प होंगे वो अनुन्मिल्य पुष्प होंगे। भाई अगर वो कभी खुलेंगे नहीं, तो खुलेंगे नहीं तो अंदर अंदर जो परागकण है वो निकल के वर्तिकाग्र पर जाके बैठ जाएंगे और किसी बाहरी कारक की आवश्यकता उन्हें नहीं होगी। तो तीसरा है, तीसरी कंडीशन में मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, उन्मिल्य पुष्प। पुष्प जो खुलते हैं, ध्यान रखिएगा खुलते हैं बोल रहा हूं, खिलते हैं नहीं, खिलते तो वो हैं ही पर वो खुलते भी हैं। और दूसरा है अनुन्मिल्य पुष्प। पुष्प जो कभी नहीं खुलते। अब ऐसे कुछ पुष्प हैं जिनमें दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं, मतलब ऐसे कुछ पादप हैं जिनमें दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं। एक पादप है ऑक्सैलिस, दूसरा है कॉमलिना, तीसरा है वायोला। कॉमलिना जिसे अपन सामान्य पानसी भी कहते हैं, सामान्य पानसी, कॉमन पेंसी, ये कॉमलिना, ऑक्सैलिक, वायोला, ये सब ऐसे पुष्प हैं, इनमें ये सब ऐसे पादप हैं जिनके पुष्प खुलते भी हैं और नहीं भी खुलते। मतलब ये समझ लीजिए कि इन पादपों में जैसे ऊपर जगह कोई और पुष्प होगा, नीचे जगह कोई और पुष्प होगा, मतलब एक ही पादप है पर दोनों अलग अलग प्रकार के पुष्प इन पादपों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के पुष्प इनमें होते हैं। इन पादपों में
दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं। तो ये हो गया तीन, ये जो जरूरी बातें हैं जो स्वपरागण के लिए होती हैं। मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, अनुन्मिल्य पुष्प अनुन्मिल्य पुष्प के लिए किसी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अनुन्मिल्य पुष्पों के लिए किसी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती। बाहरी कारक किस चीज के लिए? परागण के लिए। अनुन्मिल्य पुष्प के लिए कि परागण के लिए, अनुन्मिल्य पुष्प में परागण के लिए किसी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये बंद रहते हैं तो अंदर अंदर इनमें परागण हो जाता है। तो ये हो गया स्वपरागण के बारे में। ये अपना पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकेंड अपना जो परागण है, सेकेंड टाइप का जो परागण है, इसे अपन कहते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण में एक पादप में पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर एक पादप में पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पादप के किसी और पुष्प, किसी अन्य पुष्प में वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। एक पादप में पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प में वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लांट तो सेम है, मतलब आनुवंशिकी रूप से ये परागण जो है वो स्वपरागण जैसा है, पर कार्यात्मक रूप से ये परपरागण जैसा होगा। आनुवंशिकी रूप से यह स्वपरागण है, पर कार्यात्मक रूप से यह परपरागण होता है।
ठीक है, आनुवंशिक रूप से यह स्वपरागण है और कार्यात्मक रूप से यह परपरागण होता है। तो ये है सजात पुष्पी परागण के बारे में। चलिए, ये हो गया 2 प्रकार का परागण। अब तीसरे प्रकार का परागण अपन देखते हैं, परपरागण। थर्ड टाइप है इसका पर परागण, जिसे अपन क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, किसी एक पादप के पुष्प के परागकोश से वर्तिक परागकण निकलकर दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आएंगे। जब एक पादप के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। जब एक पादप के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा नाम इसका जीनोगैमी, इसको जीनोगैमी भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां बनती हैं, ये अपन देखते हैं। पहला, जो पुष्प होता है और जो पादप होता है ये एक लिंगी होना चाहिए। एक लिंगी होगा तो एक युग्मक जो है वो दूसरे पे जाके गिरेगा। दूसरा, सेकेंड पॉइंट है कि जो स्त्री केसर और परागकोश और जो अंदर जो अंडाशय वाला भाग होता है पूरा, मतलब स्त्री केसर और परागकोश, ये दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व होने चाहिए। पुंकेसर एवं स्त्री केसर भिन्न समय पर परिपक्व होते हों, इसको अपन कहते हैं विषमकालिता। जैसे वहां पे समकालिता था वैसे यहां पे विषमकालिता होता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुंकेसर एवं स्त्री केसर के मध्य कोई अवरोध हो, दोनों के बीच में अगर कोई रुकावट होगी, अवरोध होगा, तो भी उस स्थिति में भी ये ऐसा होगा। ठीक है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आनुवांशिकी रूप से
पुंकेसर और स्त्री केसर में कोई बदलाव आ गया हो और जो वर्तिकाग्र है स्त्री केसर का, उस पादप का, वो पराग कणों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, तो उस अवस्था में फिर ये चीज़ देखी जा सकती है। तो ये कुछ स्थितियां हो गई पर परागण के लिए। तो ये अपन ने डेफिनेशन देखी। अब इस डेफिनेशन के बाद अपन करते हैं जो कारक होते हैं जिनके कारण परागण होता है, ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो कारकों को दो भागों में अपन ने बांटा। परागण के लिए कारक, और इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें एक होता है अजीवीय कारक और दूसरा होता है जीवीय कारक। अब अजीवी कारक में वायु द्वारा परागण, जिसे हम एनीमोफिली कहते हैं, और वायु परागण, सिंपल शब्दों में वायु परागण कहते हैं, एनीमोफिली भी कहते हैं इसे। और दूसरा होता है जल के द्वारा परागण, जिसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है, जल के द्वारा परागण को हाइड्रोफिली अपन कहते हैं। जीवीय कारक में फिर कुछ इसमें थोड़े से ज्यादा होते हैं, जैसे कीटों के द्वारा परागण सबसे कॉमन जो होता है, इसे अपन कहते हैं एंटोमोफिली। कीटों के द्वारा परागण को अपन एंटोमोफिली कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा परागण जो होता है, चमगादड़ के द्वारा, इसे अपन कहते हैं चिरोप्टेरोफिली। इसे अपन कहते हैं चिरोप्टेरोफिली, चमगादड़ के द्वारा। फिर अगर पक्षियों के द्वारा होता है, पक्षी द्वारा परागण होगा अगर, तो इसे अपन कहते हैं ऑर्निथोफिली, चींटियों के द्वारा। अगर स्नेक के द्वारा होगा तो इसे अपन कहते हैं ओफियोफिली। तो ये कुछ प्रकार के परागण हो गए, और इसमें अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं लिखता हूं वायु परागण या एनिमोफिली। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए वायु परागण, इसी को अपन कहते हैं एनिमोफिली। देखिए यहां पे नाम से समझ में आ रहा है कि जब वायु के द्वारा परागण होता है तो उसे अपन वायु परागण कहते हैं। और अब इसके कुछ पॉइंट्स अपन लिखते हैं। पहला तो यही आ जाएगा कि वायु द्वारा परागण दूसरा, पादपों में सबसे सामान्य प्रकार का परागण। सबसे सामान्य प्रकार मतलब सबसे आसानी से होने वाला और ज्यादातर पादपों में देखा जाने वाला। अब इसमें देखिए जो वायु के द्वारा हो रहा है, वायु के द्वारा हो रहा है, तो मतलब पराग कण जो होंगे वो छोटे होने चाहिए, प्लस उसमें चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए,
है ना, मतलब चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। और जो इनके जो पुंकेसर होते हैं वो अनावृत होते हैं और इवन लहराते रहते हैं, अनावृत होते हैं मेनली, जिससे वो दूर तक वो फैल सकें। और जो स्त्री केसर होता है वो वृहत, थोड़ा सा लंबा होता है और पिच होता है, मतलब पीछे की तरफ होता है, वो थोड़ा सा लहराता रहता है ताकि परागकण उसके संपर्क में आते रहें। तो इसमें परागकण हल्के चिपचिपाहट रहित होते हैं। परागकण हल्के और चिपचिपाहट रहित होते हैं। पुंकेसर अनावृत होते हैं। अनावृत होते हैं जिससे वो दूर तक वायु के द्वारा जाएं। और जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर नहीं कहना चाहिए, वर्तिकाग्र सही वर्ड है उसके लिए। वर्तिकाग्र वृहद एवं पिच होते हैं, जिससे वे परागकण के संपर्क में आ सके। ऐसे पादप में जो सामान्यतः अंडाशय होता है, स्त्री केसर में अंडाशय में सामान्यतः एक बीजांड होता है। ठीक है, और यदि पुष्प छोटे होते हैं तो वो मिलकर पुष्पक्रम के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। पुष्प यदि छोटे आकार के होते हैं तो वह पुष्पक्रम के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। यदि छोटे आकार के होते हैं तो वे पुष्पक्रम के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका उदाहरण है जो आपने कॉर्न देखा है, कॉर्न मतलब भुट्टा, और इसके अलावा घास, फिर पाइनस आदि। पाइनस मतलब जो अनावृत बीजी पादप जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आता है। चलिए इसको मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। ये वायु के द्वारा होने वाला परागण है और सबसे सामान्य प्रकार का परागण है। परागकण इसमें हल्के चिपचिपाहट रहित होते हैं और पुंकेसर जो होता है वो अनावृत होता है। वर्तिकाग्र जो होता है वह पिच होता है, पीछे की तरफ होता है, ताकि वो परागकण के संपर्क में आ सके, मतलब परागकणों को वो जल्दी ले सके।
फिर यदि पुष्प छोटे आकार के होते हैं तो पुष्पक्रम के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात है जो इंपॉर्टेंट बताने लायक है कि ये जो प्रक्रिया है इसमें देखिए वायु के द्वारा परागण तो हो रहा है, पर हवा के द्वारा परागण जो परागकण जो निकलते हैं वो तो कहीं पे भी जाके गिर सकते हैं ना। ये जरूरी थोड़ी है कि वो वर्तिकाग्र पर जाके ही गिरेंगे। तो इसमें परागकण जो होते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, क्योंकि अधिकता जो देखी जाती है, अधिकतर केसेस में जो देखा जाता है परागकण तो वेस्ट हो जाते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं। वो तो जहां हवा चलेगी वहां उनको वो लेके चली जाएगी। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो ऐसे पादप होते हैं, इनके जो पुष्प होते हैं वो बहुत ज़्यादा मकरंद नहीं उत्पादन करते। मकरंद मतलब अंदर जो नेक्टर जिसको अपन कहते हैं, जिससे हाँ जो शहद वगैरह या कुछ ऐसे पदार्थ मिलते हैं जो काफ़ी हमारे लिए उपयोगी होते हैं, तो मकरंद वगैरह इसमें बहुत कम बनता है और यह ज़्यादा रंगीन भी नहीं होते। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूँ ऐसे। पुष्प अधिक मकरंद नहीं बनाते, ना ही रंगीन होते हैं। इन पुष्पों को परागकण, यह पुष्प परागकण अधिक मात्रा में बनाते हैं, क्योंकि परागकणों की हानि हो जाती है इसलिए। तो पुष्प अधिक मकरंद नहीं बनाते, ना ही ये रंगीन होते हैं। यह पुष्प परागकण अधिक मात्रा में बनाते हैं। तो ये आज अपन ने वायु परागण वाला पार्ट यहाँ पे पूरा किया। ठीक है। और आने वाले लेक्चर में हम जल परागण, उसके प्रकार और जो अजैविक कारक हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। थैंक यू।